शक्तियों का संगठन करो, सद्विचारों का संगठन करो। संगठन से बढ़कर शक्तिशाली तत्व इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। शक्तियां, संगठन और सद्विचार, इन तीनों ने मिलकर के हमारे देश में एक नई सभ्यता, वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। हम बात करने जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं लगातार हमारे भारतीय इतिहास की, भारतीय ज्ञान परंपरा की, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब की चर्चा कर चुके हैं। आज आपके पाठ्यक्रम के अनुसार नया टॉपिक है, जिसमें टॉपिक है ऋत, सभा और समिति। हमने चर्चा किया कि संगठन, सद्विचार और शक्तियां, इन सब ने मिलकर हमारे देश में एक नई सभ्यता, वैदिक सभ्यता और हमारे भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर वेदों का सृजन हुआ। वैदिक सभ्यता की शुरुआत आर्यों के आगमन से होती है और आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ। यह सभ्यता की शुरुआत सामान्य तौर पे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलती है और दो भागों में है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक सभ्यता और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक सभ्यता। इसके बीच में हमारे 4 वेद रचे गए, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से परिवार, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राज्य और राष्ट्र, राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है और कैसे ये संगठन एक नई व्यवस्थाओं का सृजन करते हैं, जो कि हमारी वैदिक साहित्य में ऋत, सभा और समिति। आज हम इन तीनों की चर्चा करेंगे, ऋत, सभा और समिति। पहले हम चर्चा करते हैं ऋत की। ऋत क्या होता है? ऋत की चर्चा करने के पहले हम राज्य की उत्पत्ति के लिए कौन से कारक और उनकी दिशा क्या थी। सामान्य तौर पर जो वैदिक सभ्यता थी, आर्यों की सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी और संस्कृत बोलने वाले लोग थे। ये शुरुआत में कबीलों को रूप लाते थे। कुल से ग्राम बने, ग्राम से विश्व बने, विश्व से जन बने, जन से राज्य बने और राज्य से राष्ट्र बने। कुल का मुखिया गुलब कहलाता था और विश्व का मुखिया विश्वपत कहलाता था और जन का मुखिया राजन और गोप कहलाता था। धीरे धीरे सरल राज्यों की उत्पत्ति हुई और राज्यों की उत्पत्ति से राजन और राजा का प्रादुर्भाव हुआ और इन राजा और राजान की प्रादुर्भाव होने से इनके नियंत्रण के लिए 3 व्यवस्थाएं आई। पहली आई ऋत, दूसरी आई सभा और तीसरी आई समिति। ऋत, सामान्य तौर पे प्रारंभिक जो मानव थे, उन्होंने जो प्राकृतिक नियम थे, सर्वमान्य नियम थे, सृष्टि के नियम थे, भौतिक नियम थे, उनको ऋत कहा। जैसे सूर्य का उगना, चांद का तारों का टिमटिमाना, चांद का उगना, सूर्य का अस्त होना, बादल, बारिश, पृथ्वी का घूमना, ये सब चीजें ये सृष्टि के नियम है। इन्हें प्राकृतिक नियम कहे, प्रकृति के द्वारा संचालित होते हैं और इन नियमों को धार्मिक मान्यता मिली। इन नियमों को धार्मिक मान्यता मिली। सूर्य से धूप निकलती है, सूर्य भगवान सुबह उगते हैं, शाम को अस्त होते हैं और वर्षा होती है, बिजली की बारिश के समय बिजली की कड़कड़ाहट होती है। तो इन सबको धार्मिक मान्यताएं मिली और इन धार्मिक मान्यताओं को ऐसा माना गया कि सार्वभौमिक सृष्टि के नियम है और इनको मानना अनिवार्य है। इनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। यदि कोई उल्लंघन करता है
तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तो रीत जो शब्द था वो एक प्रकार के प्राकृतिक नियम थे, सार्वभौमिक नियम थे, ऐसे प्राकृतिक नियम जो कि धार्मिक मान्यताओं के रूप में प्रचलन में भी आए और सबके लिए मानना अनिवार्य हो गया। बाद में ऋत का जो रक्षक था वो वरुण को माना गया, वरुण देवता को माना गया। वरुण देवता जो कि वर्षा के देवता, जल के देवता, समुद्र के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में एक शब्द आता है ऋतस्य गोपा, वरुण के लिए शब्द आता है कि ऋत के रक्षक है। तो यह सब ऋत था जो एक प्रकार का प्राकृतिक नियम, जो भी भौतिक नियम है, प्राकृतिक नियम है, जो नेचर के द्वारा संचालित होते हैं, वह ऋत कहलाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आता है सभा और समिति। हमने चर्चा किया किस प्रकार से राज्यों की उत्पत्ति होती है। पहले परिवार आते हैं, परिवार से कुल बनता है, कुल से ग्राम बनता है, ग्राम से विश्व बनता है, विश्व से जन बनता है, जन से राज्य बनते हैं और राष्ट्र बनते हैं। इन सबके प्रभारी हुआ करते थे। जन जो राज्य के जो मुखिया थे वो राजा हुआ करते। राज्य को और राजा को नियंत्रित करने के लिए और व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए, जिस प्रकार अभी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राज्यसभा, लोकसभा जैसी व्यवस्थाएं होती थी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं वैदिक पीरियड में भी बन गई थी। स्वरूप उनका सरल था, लेकिन ये व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। हम बात कर रहे हैं सभा और समिति। सभा वास्तव में एक प्रकार की ग्रामीण संस्था थी। इसमें जो उस समय के जो कुलीन वर्ग के लोग थे, संभ्रांत वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, अनुभवी लोग थे, वो सभा के सदस्य हुआ करते थे। ये न्याय का काम करते थे और जो ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं होती थी, जो राजनीति की हो, अर्थव्यवस्था की हो, समाज की व्यवस्था की हो, धर्म की व्यवस्था की हो, उस पर ये चर्चा किया करते थे। तो बेसिकली ये सभा का है कि ये कुलीनों की संस्था थी और ग्रामीणों की संस्था थी। इसको आप याद रखिएगा। दूसरा है समिति। सभा में सीमित लोग हुआ करते थे। समिति जो होती है बड़ी संस्था थी, माने एक बड़ा समूह था, इसमें उस कबीले के, उस समुदाय के, उस जन के सभी सदस्य समिति के सदस्य हुआ करते थे और यह समिति राजा का चुनाव करती थी और राजा पर नियंत्रण भी रखती थी। शुरुआती दौर पे सभा और समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। जब उत्तर वैदिक काल आते आते सभा और समितियां क्षीण होने लग गई थी और महाजनपद का उदय होना शुरू हो गया था, लेकिन इनको आप इस दृष्टि से इसकी महत्ता को समझ सकते हैं कि अथर्ववेद जो कि उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां, प्रजापति यानी ब्रह्मा की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ये सभा और समिति की महत्ता है, जिसे ब्रह्मा से जोड़ा गया और उनकी दो पुत्रियां कहा गया। तो इसको अपन याद रखेंगे। तो ये आज की जो बेसिक चर्चा हमारी थी, तो इतना कि बेसिक जो अंतर है सभा समिति, एक लाइन में इसको आप ऐसा याद रखें। ऋतु प्राकृतिक नियम है, जो प्रकृति का आप नियम देखते हैं, धूप, वर्षा, सूर्योदय का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, चांद तारे का टिमटिमाना, यह ऋतु कहलाता है। सभा जो उस समय के जो बुजुर्ग लोग थे, ओल्ड पर्सन्स थे, गांव के लोग थे, इसके सदस्य हुआ करते थे और जो ग्रामीण समस्याएं थी उसका निदान किया करते थे। समिति जो थी एक बड़ी सभा थी और उस समुदाय के सभी लोग लिया करते थे, राजा का चुनाव करते थे और समाज की समस्त समस्याओं पर चर्चा करते थे। शुरुआती तौर पे जो राजा थे वो निर्वाचन के द्वारा चुनाव के द्वारा निर्वाचित हुआ करते थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल आते आते राजा का पद भी वंशागत हो गया। आज इतना ही, शेष कल हमने कहा। जय हिंद, जय भारत।